देश में अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो सकती है। ये जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना कराए जाने पर विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की परिसीमन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इससे पहले जनगणना 2011 में हुई थी, जो सेंसस हुआ था, और 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन उस वक्त कोविड चल रहा था, महामारी चल रही थी और इसी वजह से जनगणना को टालना पड़ा। लेकिन 4 साल यानी 2025 में जनगणना होगी। अब इसके साथ ही जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती थी, लेकिन अब 2025 के बाद, जब 2025 में हो रही है तो ठीक 10 साल बाद 2035 में होगी और फिर 2045 में होगी और फिर 2055 में होगी जनगणना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है सेंसस के बारे में। और आइए अब आपको जनगणना क्यों जरूरी है, सेंसस क्यों जरूरी है, देश में लोगों की गिनती क्यों जरूरी है, ये बताते हैं। जनगणना से पता क्या चलेगा? जनगणना से देश की कुल जनसंख्या का आंकड़ा मिल पाएगा, एक प्योर आंकड़ा जो स्टैटिस्टिक्स जिसे कहते हैं वो मिल पाएगा। ये भी पता चलेगा कि लोग किस क्षेत्र में ज्यादा बसे हुए हैं, कहाँ ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं, और ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात का भी पता चल पाता है। जनगणना ये भी बताती है कि देश में महिलाओं और पुरुषों की आबादी कितनी है, किस आयु में, किस एज में लोगों की संख्या कितनी है, और देश में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की संख्या कितनी है, सब कुछ डिटेल पता लग जाती है। जनगणना से ये भी पता चलता है कि देश में कितने लोग शिक्षित हैं और उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा लोगों के पास कितनी है, माध्यमिक कितनी है, उच्च शिक्षा या फिर उससे आगे का स्तर क्या है। आर्थिक और रोजगार की स्थिति का भी पता चल पाता है। ये जानकारी भी सामने आएगी कि कितने लोग नौकरी या बिजनेस करते हैं। जनगणना से देश के विभिन्न धर्मों और भाषाओं की जानकारी भी मिल पाती है आसानी से, जिससे सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक जनसंख्या का आकलन हो पाता है। जनगणना से ये भी जानकारी मिलेगी कि कितने लोग किस प्रकार के मकान में रहते हैं, जैसे कि पक्के मकान में कितने लोग हैं, कच्चे या फिर आधे पके हुए मकान में कितने हैं। साथ ही पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाओं की उपलब्धता का भी पता लग पाता है। ये स्टैटिस्टिक भी सामने आ पाता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस बार की जनगणना में पिछली जनगणनाओं से क्या कुछ अलग होगा, क्या इस बार अलग होगा। जनगणना में अलग ये होगा कि पहले अब दशक की शुरुआत में जनगणना होती थी, दशक के मध्य में जनगणना अब होगी। संप्रदाय का कॉलम नहीं था इससे पहले, ये आप देख रहे हैं, और अब ये होगा कि संप्रदाय के कॉलम पर विचार होगा। पारंपरिक तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से होती थी जनगणना, अब डिजिटल तरीके से की जाएगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है। डेटा अपडेट होने में वक्त लगता था, आंकड़े रियल टाइम में अब अपडेट हो पाएंगे क्योंकि डिजिटल हो गया है मामला। और आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल कैसे करेगी। जी हाँ, देश और समाज को कैसे इसका फायदा मिल पाएगा। जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल नीति निर्माण के लिए दरअसल किया जाएगा। सरकार आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाएगी और ज़रूरतमंदों के लिए योजना बनाने में इसमें मददगार साबित होगी। और सरकार समाज के पिछड़े लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए योजना बनाएगी। सामाजिक असमानता जो है, इनइक्वालिटी है, उसकी पहचान भी की जाएगी, कहाँ ये है। समाज के कमज़ोर वर्ग की पहचान की जाएगी जनगणना के आधार पर, और सरकारी संसाधनों का सही तरीके से वितरण हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना आसान हो जाएगा। और आइए 2011 की जनगणना के आंकड़े अब आपको हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने, 2011 में जो सेंसस हुआ था, इसमें भारत की आबादी 121 करोड़ थी। भारत की आबादी, जो इसमें पुरुष 61 करोड़ और महिलाएं 59 करोड़, ये आंकड़ों में मौजूद है। और आपको बता दें कि ये जो सेंसस हुआ था, ये 2001 से 2011 तक के आंकड़े थे। इन 10 सालों के आंकड़ों में 18 करोड़ की वृद्धि हुई थी, 18 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई थी। तो अब जो सेंसस होगा, इसमें भी नए आंकड़े निकलकर सामने आएंगे। 121 करोड़ आबादी बताई गई, लेकिन ये लगातार निरंतर बढ़ रही है। तो अब जो ताज़ा सेंसस होगा, ये ताज़ा जनगणना होगी, उसके आधार पर डिटेल पता लग पाएगी। जनगणना के फैसले पर आपको बता दें, कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने ये पूछा है, क्या सभी जातियों की गणना होगी, क्या गणना का इस्तेमाल परिसीमन में होगा। कई सवाल पूछे हैं कांग्रेस ने। परिवार नियोजन में अव्वल राज्यों को परिसीमन में नुकसान क्या होगा। साथ ही कांग्रेस ने जनगणना पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की। कई सवाल खड़े किए हैं। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि परिसीमन की जो डिटेल होगी वो कैसे होगी, क्या नुकसान नहीं होगा इसमें,
ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है? क्या परिसीमन को लेकर डिटेलिंग सामने आएगी पुख्ता तौर पर इस जनगणना में? जी देखिए, 1971 के जो जनसंख्या जनगणना हुई थी उसके बाद उसके आधार पर ही जो भी परिसीमन अभी हुए हैं उनको किया गया। उसकी वजह ये थी कि तब सरकार ने कहा था कि चूंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम लागू होने चाहिए, उसका असर दिखना चाहिए। इसलिए 1971 की जनसंख्या जो थी, जो जनगणना थी, उसके आधार पर ही परिसीमन जो भी बाद के भी हुए हैं उसी के आधार पर किए गए। और जो बात कांग्रेस कह रही है, यही शिकायत जो है, यही नाराजगी जो है साउथ के स्टेट से उनकी भी है कि जहाँ एक तरफ साउथ स्टेट्स ये कहते हैं कि हमने जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों को सख्ती से लागू किया, दक्षिण भारत के लोग जो है उन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल करने में मदद की, उन्होंने बच्चे कम पैदा किए, तो ऐसे में उनका नुकसान कैसे हो सकता है? अगर नॉर्थ में, अगर उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है तो वहाँ अगर उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ज़्यादा होगा तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो जाएगी दक्षिण भारत के राज्यों के साथ जहाँ पे जनसंख्या को कंट्रोल किया गया, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो ये एक बड़ी बहस है जिसको समय समय पर कांग्रेस भी उठाती रही और दक्षिण भारत के राज्य भी उठाते रहे। लेकिन सरकार का कहना है कि अगले साल जब जनसंख्या शुरू होगी, ये पूरी एक साल की बृहद एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट किया जाएगा। 26 तक जनगणना पूरी हो जाएगी और फिर जब 2028 में तक जो है पूरा परिसीमन को पूरा कर लिया जाएगा और 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके आधार पर, परिसीमन के आधार पर ही होगा। तो सरकार का कहना है कि इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ नाइंसाफी न हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को लागू किया या फिर जहां के लोगों ने जनसंख्या को कम रखने में मदद की है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन सरकार का तर्क ये भी है कि अगर कहीं पर लोग ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उनका सही रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में होना जरूरी है, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा था कि 2029 से जो राज्य की विधानसभाएं हैं और लोकसभा है उनमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। तो जो ये परिसीमन होगा, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद उसके आधार पर जो लोकसभा और विधानसभा की जो बाउंड्रीज है और जो उनकी संख्या है उसका पुनर्निर्धारण किया जाएगा। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि कोई भी नाइंसाफी दक्षिण भारत के राज्यों के साथ नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ लोग ज़्यादा है, जहाँ उम्मीदें ज़्यादा है, उनको भी बराबर रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में मिले। बड़ी बात आपने बताई आनंद प्रकाश पांडे ने कि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है और जनगणना समय की जरूरत है, इसलिए सरकार इस बात पर फोकस कर रही है। रही बात परिसीमन की, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, वो जनगणना के बाद सही उसके स्टैटिस्टिक्स भी सामने आ जाएंगे।